अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब बुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, सिटी 42 की तरफ से और तमाम लाहौरियों की तरफ से ईद उल अज़हा मुबारक हो जी। ये ईद का हमारा स्पेशल शो, स्पेशल सेगमेंट घर घर ईद। इस दफ़ा आज का दिन हम गुजारने आए हैं जी आसिम जावेद साहब, डीजी फूड अथॉरिटी, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। जब से लाहौर आए हैं जी, तब से लाहौर में फूड के मायार को, उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं जी। तो आज का ईद का दिन हम उनके साथ गुजारेंगे। उनकी ईद कैसी गुजरती है आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, आप खैरियत से ठीक है? शुक्रिया, खुशामदीद सर। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इतने मसरूफ तरीन ईद के दिन में से नहीं, बहुत अच्छा लगा आपका आना, बहुत अच्छा लगा जी। थैंक यू इंशाल्लाह। प्लीज। ईद पे मुझे अभी भी याद है जी, हम जब छोटे होते थे, बच्चे होते थे जी, तो तब की ईद में और अब की ईद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब हम इतने एक्साइटेड होते थे और इंतज़ार कर रहे होते थे कि कब बकरियाँ आएँ जी। शोर मचा देते थे घर में कि अगर एक हफ्ते से ज़्यादा पहले ला सकते हैं तो पहले लाएँ। लेकिन ज़ाहिर है शहर में मुश्किल होता था बकरे रखना, तो 2-3 दिन पहले आते थे, उनको प्यार वगैरह करना, ज़िबा होते हुए रोना शुरू कर देना कि हमारा बकरा ना ज़िबा करें जी आप। और फिर उसके बाद जब वो ज़िबा हो जाता था तो हम चुप करके थक के सो जाते होते थे। अब आपकी भी मेरी भी हमारी डिफरेंट टाइप एक ज़िम्मेदार सी ईद है। ईद करते हैं, कुर्बानी करते हैं, गोश्त आता है, उसको तकसीम करवाते हैं अपने ऊपर, लाइक अपनी नज़रों के सामने पहले बनवाते हैं, फिर उसको तकसीम करवाते हैं। तो काफ़ी थकावट वाला हो जाता होगा, आपको थकावट नहीं महसूस हुई? देखिए, बचपन की ईद और जवानी की ईद में दो फ़र्क हैं। एक तो फ़र्क ये है कि बचपन में फैंटेसीज होती हैं, बिल्कुल ऐसी, कि आपके ऊपर जिम्मेदारी कोई नहीं है, आपने जो है वो एक ही जिम्मेदारी है आपके ऊपर कि आपने ईदी इकट्ठी करनी है। बिल्कुल ऐसी, आप जाएंगे मामा बाबा के पास, अपने चचा, ताया, अंक, फूफो, खाला, जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके पास जाएंगे कि मुझे ईदी दें, मुझे ईदी दें। वो त्यौहार ही ऐसा है कि जो है ना, सब ने फिर ईदी देनी होती थी और बच्चे फिर उसके टॉयज़ ले रहे हैं, अपनी जो है वो जो भी उनके फूड्स हैं वो ले रहे हैं। जवानी में ये है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं। आपने ज़ाहिर है कि बच्चों के हवाले से शॉपिंग भी करनी है, फैमिली की शॉपिंग करनी है। उसके अलावा बहनों को स्पेशली मैं समझता हूँ कि हर ईद पे याद रखना चाहिए, उनको ईदी देनी होती है। उसके बाद ईद की जो कुर्बानी की ईद है, ज़ाहिर है उसमें बकरों की बच्चों के साथ जाके उनको ख़रीदा जाता है, फिर कसाब जो है उसको, और उसके बाद फिर गोश्त तकसीम। तो ये सारी जिम्मेदारियां, फिर फैमिली मेम्बर्स का आना, दोस्तों का आना, तो ये एक जो है ना, एक वैरायटी नई जो है वो आपकी ज़िंदगी में ऐड हो जाती है, जिसमें जिम्मेदारियां भी हैं, जिसमें बचपन की फैंटेसीज को मैं देखता हूँ कि मैं अपने बच्चों में उनको जो है ना वो तलाश करता हूँ, उसको तलाश करते हैं। और ये वाकई सही बात है, आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा जी। हम जब ईदी इकट्ठी करते थे तो तब खुशी और होती थी। अब लेकिन हमारा एक छोटा सुपरस्टार भी साथ आ गया, जिसको भी साथ ही हम इंट्रोड्यूस करवाते चलें। ये हैं जी कासिम जो हैं, ये आसिम साहब के तीसरे नंबर पे, बच्चों में तीसरे नंबर पे हैं, भाइयों में दूसरे नंबर पे हैं। और ये बड़ा प्यारा मेरा दोस्त है, थोड़ी देर पहले मेरे से बहुत गपशप करता है और जब भी मिलता है बड़ी अच्छी गपशप करता है। कासिम आप मेरे पास आ जाएं, अंकल के पास आ जाएं, इधर आ जाएं, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम बोलो, ईद मुबारक बोलो। ईद मुबारक, ईद मुबारक। हगी चाहिए मुझे। आजी ऐसे घूम के गिव मी अ टाइट हग। आपका हाँ जी, आप बताएं क्या मेरा? हाँ चलो अच्छा चलें, इधर अंकल के साथ बैठ जाएं। और ये कासिम हमारा दोस्त है जी, ये भी हमारे पास बैठेगा। हाँ, गाड़ी आ गई है, गाड़ी बाहर खड़ी हुई है। अच्छा, वो गाड़ियों का शौकीन है जी, तो वो तब से मुझे ये कह रहा था कि आपकी गाड़ी कहाँ है, और अब मैं उसे बता रहा हूँ कि मेरी गाड़ी आ गई है जी। अब वो गाड़ी देख ली आपने? गाड़ी हाँ आ गई हुई है, हाँ आ गई हुई है। चलें जी, अब हमारा मसला सॉर्ट हो गया, अब हमारी गाड़ी आ गई है जी। अच्छा, तो मुझे आसिम भाई ये बताएं, अब हम ईदी बहनों की खुशियाँ जब देखते हैं कि वो ईद वाले दिन खुश होके हमसे तो खेलता रहेगा, तो उनकी खुशियों में हम अपनी ईदी देखते हैं, या बच्चों की खुशियों में। आपके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, और बहनें कितनी हैं? मेरी माशाल्लाह 4 बहनें। अच्छा, और जो है एक सियालकोट में है, एक लाहौर में ही है, और 2 बहनें जो है वो गुजरात में हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो माशाल्लाह ईद के सेकंड डे हमारा प्लान होता है गुजरात जाने का, फिर बहनों का भी वहीं पे आना होता है, तो फैमिली गेट टुगेदर होता है, उनके साथ मिलना। पेरेंट्स भी जो है वो, मेरा आबाई गाँव जो है वो गुजरात है, और जो है ना
क्योंकि सरकारी मसरूफियत ऐसी होती हैं कि ईद का फर्स्ट डे नॉर्मली हमारा यहीं पे गुजरता है, तो सेकेंड डे हम फिर पेरेंट्स से मिलने के लिए जाते हैं, उनके साथ फिर बहनें भी आ जाती हैं और रिलेटिव्स हैं, चचा हैं, फूफो हैं, इसके अलावा कुछ कज़न्स हैं वो भी आ जाते हैं। तो इस तरह से गेट टुगेदर जो है वो हो जाती है और बचपन की यादों को भी ताज़ा करते हैं। कुछ दोस्तों से, महल्लेदारों से, गांव के जो दोस्त हैं उनसे मुलाकात हो जाती है। तो वो मैं ये कहता हूँ कि ईद जो है ना बेसिकली आपके जो एक गैप आया होता है ना अपनी मसरूफियात की वजह से, उस गैप को फिल करने का भी ऐसे फिलर का काम करती है, एक फिलर का काम करती है, एक जो है ना आपस के जोड़ने का काम, बॉन्डिंग का काम जो है वो ईद कर रही होती है। वाकई बेशक ऐसी है। आसिम साहब जो हैं जी वो 37th कॉमन से हैं। इसका मतलब ये है कि पिछले कई साल से ये पाकिस्तान की, हमारे पंजाब की, हर शहर की खिदमत, हर शहर के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सर एक हमें छोटा सा वाक़या, जो कि आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है, कोई ऐसा वाक़या जिसे सुन के आवाम खुश भी हो और आपको अप्रिशिएट भी करें, आपकी टोटल सर्विस में जो सबसे डिफरेंट आपको कोई वाक़या आज तक पेश आया हो, वो कौन सा था, कब पेश आया, थोड़ा सा हमें सुनाइए ज़रा जी। देखिए वैसे तो बहुत से ऐसे वाक़यात हैं कि जो बड़े इंटरेस्टिंग भी थे और जहाँ पे जाके आपको मैं ये समझता हूँ कि जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर हमेशा से खुशगवार वाक़या वो होता है जब वो किसी ऐसे बंदे को सर्व करते हैं कि जो एक अरसे से अपनी परेशानी या अपने मसले को जो है वो लेके बैठा होता है। बिल्कुल ऐसी है। तो मेरे साथ भी एक वाक़या इसी तरह का हुआ कि मैं चनियोट में डिप्टी कमिश्नर था, तो एक केस 1992 से जो है वो पेंडिंग चला आ रहा था। 1992 से अब वो थर्ड जनरेशन उसको जो है वो परसू कर रही थी। तो मैंने उस केस को जब जो है वो देखा और सारा उसकी रिकॉर्ड को मुलाजा करने के बाद मुझे उस केस की सारी समझ आ गई। ठीक है। तो हर दफ़ा ये होता था कि दोनों तरफ के वकील कहते थे हमें तारीख दे दें। ठीक है, अच्छा जी। तो मैं ये समझता हूँ कि सिविल सर्वेंट्स की ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात बहुत से होते हैं कि जिनको वो सारी ज़िंदगी के लिए याद रखते हैं। ठीक है। मैं 2022 में डिप्टी कमिश्नर चनियोट था। ठीक है। तो वहाँ पे एक केस 1991-92 से चल रहा था। और अभी थर्ड जनरेशन जो है उसको मतलब 30 साल का अरसा गुजर चुका था। ठीक है। उसको थर्ड जनरेशन जो है वो फॉलो कर रही। ठीक है। शुरू में मुझे दोनों तरफ के जो वकाला थे वो कहते कि आप तारीख दे दें। मैंने उस केस को सारा स्टडी कर लिया, उसका रिकॉर्ड की जांच पड़ताल जो करनी थी वो भी मैंने कर लिया। तो नेक्स्ट एक दफ़ा मैंने उन्हें दोनों जो वकील थे दोनों साइड्स के उनको कहा कि आप ऐसे कीजिए कि इस केस को अगली दफ़ा तैयारी करके मैंने फैसला सुना दिया। ठीक है। वो उन्होंने कहा कि हमें 15 दिन का टाइम, हमें 15 दिन का उनको टाइम दे दिया और वो तैयारी करके आए। मैंने उस फैसले को, जब मैंने वो फैसला सुनाया तो वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये फैसला हमारे हक में हो जाएगा। जो कानून के मुताबिक उनकी जगह बनती थी उनको दे दी। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाकया मेरा, जब उनकी हैरानगी मैंने देखी और खुशी देखी, एक्साइटमेंट देखी, तो मेरे लिए बड़ा जो है ना मैंने समझा कि आज मैंने सर्विस का जो है वो मकसद मुझे मिल गया। इस तरह के बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं। मैं समझता हूँ जूनियर ऑफिसर्स को भी मैं यही एडवाइस करता हूँ कि आप देखें कि जेन्युइनली किसका राइट्स बनते हैं। अगर किसी के राइट्स बनते हैं, उसके प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, ओनरशिप के राइट्स हैं, तो ज़रूर जो है बेशक वो 100 साल पुराना मुकदमा है, उसको सही तरीके से खंगालें और फिर कानून के मुताबिक जिसका हक बनता है उसको दिलाएं। वही आपकी मैं समझता हूँ कि जो है ना इस दुनिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अल्लाह उसका अगली दुनिया में भी आपको अजर। बेशक ऐसी है जी, ये वाकई बहुत अच्छी बात है। अब हम जी आपको मिलवाएंगे आसिम साहब की फैमिली से। हमारी भाभी हैं और जो बच्चे हैं। आसिम साहब ज़रा आप फैमिली को बुला लीजिए जी प्लीज़। ये जी अब हमारी आसिम भाई की बहुत ही प्यारी सी फैमिली और हमारी भाभी हमारे साथ आ चुकी हैं जी। मिसेस आसिम जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम भाभी, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं, अच्छा। और भाभी के साथ जो लाइन वाइज आपको रौनक नज़र आ रही है माशाल्लाह, मैं वो रौनक भी इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ। सबसे बड़ी हमारी है जी हतीम, मानो कहते हैं हम इन्हें प्यार से। मानो आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। और उसके साथ ये उमर है जी जिनके हाथ में माइक है। उमर आप ठीक हैं बेटा? हाँ जी मैं ठीक हूँ। जबरदस्त। और कासिम से तो आप मिल ही चुके हैं। कासिम हमारा स्टार जो बिल्कुल एक जगह बैठ नहीं रहा, हर जगह घूम रहा है, सबसे मिल रहा है। कासिम साहब मिल चुके हैं। और साथ में जो सबसे छोटे हैं भाभी की गोद में, ये हैं जी याहिया। भाभी ईद मुबारक जी सबसे पहले आपको।
और थैंक यू। ईद का दिन कैसा गुजरा आपका? बहुत अच्छा गुजरा, बहुत एक्साइटेड डे होता है एज यू नो। सुबह के टाइम पे वही कुर्बानी वाला सीन, देन उसके बाद पकाना, बच्चों को तैयार करना, एवरीथिंग मतलब गोइंग ऑन इट वाज फुल एक्साइटमेंट माशाल्लाह। और माशाल्लाह आपके तो मतलब छोटे छोटे, एक मैं अक्सर ये बात करता हूँ तो मैं अपनी वालदा से पूछता हूँ, मेरा छोटा भाई मुझसे 1.5 साल छोटा है, मैं उनसे पूछता हूँ कि एक बच्चा अगर घर में थोड़ी देर के लिए आ जाए तो कहर मचा देता है, संभाला नहीं जाता, आपने हम दोनों को एक जिद्दों को कैसे संभाल लिया था? वो कहती बेटा जब माँ बन जाती है ना तो वो संभाल लेती है, आप में इतना स्टेमिना आ जाता है, आप कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो। ऐसे ही है। और माशाल्लाह ये ब्रेवेस्ट लेडी मेरे ख्याल से वही होती हैं जी जो एक इस तरह फैमिली को संभालती हैं और कॉन्फिडेंट होकर संभालती हैं और कंप्लेन नहीं करती हैं इस चीज़ की। सेकेंडली आप हाउस वाइफ हैं भाभी? जी मैं हाउस वाइफ। और आसिम भाई हमारे जो हैं, चूँकि सरकारी मुलाजमत में सबसे बड़ा मसला यही होता है कि आपको एक शहर में टिकने ही नहीं देती सरकार, वो कभी आपको किस शहर में भेज देती, कभी किस शहर में भेज देती है, तो आप उनके साथ ऑल द टाइम रहती हैं? अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं तो मुझे मूव करना मेरे लिए इजी होता है। इजी होता है बिल्कुल। मतलब ये बात है, पैसेज ऑफ टाइम जब ये बिग क्लासेस में हो जाएंगे तो फिर तब मेरे लिए इशू होगा। लेकिन अदरवाइज अभी छोटे हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं साथ साथ मूव करती हूँ, बच्चों को भी डिफरेंट स्टेशन देखने का मौका मिलता है, तो इट्स गुड। और मेरे ख्याल से ये सवाल तो मैं पूछूंगा ही नहीं कि सबसे अच्छा शहर कौन सा लगे, क्योंकि लाहौर जैसा शहर तो है ही। ये तो है। तो लाहौर के अलावा कौन सा शहर ऐसा था जो आपको सबसे अच्छा लगा? चिन्योट। अभी जी हम बॉयज़ एक सोफ़ा पे आ गए हैं तो इसी वजह से उमर को मैंने अपने पास बुला लिया है। उमर मेरे पास बैठेगा। अच्छा भाभी आप कुछ बता रही थी, सॉरी। और एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चाय आपने कहा अच्छी बना लेते हैं चाय, और सॉरी हाँ मैं आपसे पूछ रहा था कि आप बाय चॉइस हाउस वाइफ हैं, ठीक है, और कभी आपको लाइक फील हुआ बाद में कि आसिम साहब तो मसरूफ हो जाते हैं, बच्चे अभी तो छोटे हैं स्कूल नहीं जाते, लेकिन जब जाएंगे मेरे ख्याल से जाहिर है थोड़ा सा तो हो सकता है कि तब मैं अपने फील्ड में कुछ ना कुछ करूं। ओके हाँ, मुझे बल्कि मानो हमें आपको पता है आपके आने से पहले मानो इन्फॉर्मेशन दे रही थी हमें, और मानो टोल्ड अस कि आप फार्मासिस्ट थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप लोग वैसे कजन्स हैं या अरेंज्ड मैरिज थी या टोटली अरेंज्ड? ओके, फैमिलीज ने डिसाइड किया था? जी बिल्कुल ऐसे ही। इनके फादर जो है ना मेरे फादर के फ्रेंड थे। ओके। तो फिर उनकी आपस में बात हुई और बस बात तो ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक जोड़े बने होते हैं और फिर वो बिल्कुल टोटली अरेंज मैरिज। हाँ टोटली अरेंज मैरिज, मतलब कि मैं सर अपने पेरेंट्स को कहता हूँ कि आप लोगों की जनरेशन लास्ट जनरेशन थी जिसपे आप लोगों ने अपने वालिदैन की बात मान ली, लेकिन आप चूंकि उनसे नेक्स्ट जनरेशन की हैं तो मेरे ख्याल से आपकी जनरेशन में भी कुछ लोग हैं जो वालिदैन की बात अभी भी रिगार्ड करते हैं और मानते हैं, और आने वाली जनरेशन अल्लाह करे जी ये भी मान ले अपने वालिदैन की बात, मान लेंगे तो सुखी रहेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे तो अल्लाह फिर भी इनको खुशियाँ दे। अच्छा भाभी मुझे ये बताएं, घर में ज़्यादा किसकी चलती है, आसिम भाई की या आपकी? थोड़ा बैलेंस है, मुझे लगता है कुछ चीज़ों में आसिम की बहुत अच्छी चलती है, कुछ में मेरी चल जाती है। मुझे अच्छा मैं आपकी बात मैंने मान ली, लेकिन मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूँ ही नहीं किसी की भी कि घर में आदमी की चलती हो, नहीं चलती। नहीं, हमारे मामले में मुझे लगता है कि चलती है। चल जाती है, लेकिन वो ऐसे चलती होगी ना। देखिए जो बात सही होती है मुझे लगता है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। हाँ वही तो मैं कहने लगा, वो ऐसे चल जाती होगी कि 1% आपकी ख्वाहिश होती होगी तो चल जाती होगी। मतलब नॉर्मली वही सोच रहे होते हैं हम लोग एक जैसा ही, ठीक है, और अगर वो उसमें कहते भी हैं तो वो इम्पोज वाला सीन नहीं होता, उनकी बात ठीक होती है तो फिर वो चल जाती है। क्योंकि प्रैक्टिकली देखें अल्लाह ताला ने जाहिर है बाय नेचर ही ऐसा रखा है मर्द को कि मर्द को दुनियादारी का जरा थोड़ा बेहतर पता होता है, बिल्कुल, और औरत को घरेलू मामलात का बेहतर पता होता है। बल्कि वो अरब में एक वर्ड है, मुझे एग्जैक्ट वो वर्ड याद नहीं है अरबी में, उसके मुताबिक हाउस वाइफ वर्ड नहीं यूज़ होता, क्वीन ऑफ द हाउस वर्ड यूज़ होता है, यानी कि घर की मलका। तो मेरे ख्याल से बेहतरीन वर्ड है हाउस वाइफ की जगह, क्योंकि वाकईतन घर की मलका होती हैं। और ईद की शॉपिंग कैसी रही आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही। अब बच्चों की शॉपिंग अब तो अपनी शॉपिंग से ज़्यादा बच्चों की शॉपिंग पे फोकस होता होगा। बस एक टाइम होता है कि आप अपने लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और एक टाइम होता है जब बच्चे हो जाते हैं तो आप उनके ऊपर ज़्यादा हाँ सबसे ज़्यादा हो जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसी है। और एक सच मुझे याद आ गया, ईद की शॉपिंग से हमारी मानो ने बहुत प्यारी रिंग पहनी हुई थी। मानो रिंग तो दिखाई इधर मेरे पास आके हम, ताकि कैमरा में जो हमें देखने वाले हैं उनको भी दिखा सके। और मानो की सारी ज्वेलरी बहुत प्यारी है। हाँ ये आपको रिंग नज़र आ रही है जी, ये रिंग है हमारी, स्ट्रॉबेरी बनी हुई है ना? नहीं एप्पल है। एप्पल है, ओके एप्पल है, सॉरी, ओके माय बैड। ये सब इसकी अपनी पसंद है ना, अपनी पसंद है। और हाथ में ब्रेसलेट है और मानो ने हतीम नाम पे लिखा, हाथ पे लिखा हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है। ये भी ऐसे करके दिखाएं, ऐसे करके ये हतीम भी लिखा हुआ है। और जो कलर आपने पहना हुआ है, आपको पता है कौन सा कलर है? लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन।
और ये लाइट ग्रीन से भी थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, बहुत प्यारा कलर है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है वैसे ये कलर। और इसको मेरे ख्याल से पिस्ता ग्रीन बोलते हैं ना, पिस्ताचियो ग्रीन है ना, पिस्ताचियो ग्रीन, हाँ पिस्ताचियो ग्रीन। तो एक बेटी है भाभी, आपको जाहिर है बच्चों को, बेटों को संभालना बहुत मुश्किल है, बेटियों को संभालना आसान है, बेटियां बहुत आसान होती हैं, बहुत आसान होती है। तो ज्यादा घर में किसके साथ आपको टफ टाइम कौन देते हैं, बच्चे, बेटे या मानो? ये क्वेश्चन ही नहीं, मानो तो बहुत अच्छी है, मतलब माशाल्लाह से। बेटे भी है कि वो उनमें गैप्स कम है, वो बहुत नाटी हैं, और एक से बढ़ के एक शरारत वाला सीन होता है। और उनके मुकाबले में जब मैं हतीम को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बड़ी डिसिप्लिन्ड है, बल्कि ये मेरी हेल्प करती है बहुत सी चीज़ों को मैनेज करने में, बहुत हेल्प करती है। और मेरे ख्याल से वो जो हमारे साहबजादे हैं, बच्चे हैं जो आसिम भाई के, वो तो ज़्यादा इन्हीं से डरते होंगे। बिल्कुल, है ना, वो बाबा का, मैं भी सारा दिन मैं बाबा का प्रेशर ही उन पे रखती हूँ, प्रेशर होता है। आई वाज द सेम बॉय। और मुझे अभी भी याद है कि मेरी वालदा मुझे जब भी डांटती थी, और डांटने के बाद मुझे जो धमकी लगती थी, यही लगती थी, आ लेने दो तुम्हारे पापा को जरा, मैं बस वहीं पे सर फिर बिल्कुल ये जो है ना मोस्टली ऐसा ही होता है कि ज़ाहिर है कुछ ना कुछ बच्चों को ये ज़रूरी भी होता है कि उनकी तरबियत के लिए भी ज़रूरी होता है कि कुछ ना कुछ आप उनको डराएं, कुछ ना कुछ समझाएं। हर वक्त ना प्यार अच्छा है, ना हर वक्त जो है डांट या सख्ती अच्छी है। तो सख्ती सिर्फ एक जो है वो तरबियत को बेहतर करने के हवाले से होनी चाहिए, और कुछ ना कुछ डर पेरेंट्स का होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमें आज मुझे अपने पेरेंट्स का आज भी जो है ना वो रिस्पेक्ट की वजह से डर है, बिल्कुल है। मैं उनकी बात को, अगर वो कोई बात कह देते हैं तो मैं उसको किसी वक्त उन्हें कह देता हूँ कि मेरा ख्याल ऐसे हो सकता है, लेकिन सजेशन दी जा सकती है, इनकार नहीं। मैं उनको ज़्यादा, और अगर वो मेरी कई दफ़ा मान भी लेते हैं इस हवाले से सजेशन को, तो मेरा ये ख्याल है कि ये रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है वो रहना चाहिए। ठीक है, खौफ भी कहीं ना कहीं थोड़ा वो जिसे हम कहते हैं वो भी पेरेंट्स का होना चाहिए ताकि उससे बच्चों की तरबियत करने में बेहतरी रहती है। बिल्कुल ऐसी है। और ये एग्जैक्ट वही बात है जी, जैसा कि मैं अक्सर आपको एक सेंटेंस बताता होता हूँ कि औरत हमेशा औरत जैसी अच्छी लगती है, मर्द हमेशा मर्द जैसा अच्छा लगता है, वैसे ही बाप हमेशा बाप ही अच्छा लगता है, थोड़ा सा सख्त, थोड़ा सा हार्ड, सूरज जैसा, बाहर से गर्मी और हमारा ही फ़ायदा है उस गर्मी में, ये बाप हमेशा ऐसा अच्छा लगता है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, और आसिम साहब के साथ जो हमारी तरह उनके और जो दोस्त उनको ईद मिलने आते हैं, कौन दोस्त ईद मिलने आ रहे हैं और उनसे भी क्या गपशप होती है, वो भी आपको दिखाते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद, और बैरिस्टर उस्मान लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। आसिम जावेद साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और ईद का दिन जैसे हम उनके साथ गुजारने आए हैं, वो भी ईद के दिन उनको मिलने आए हैं। मिलने आए थे लेकिन हमारे काबू आ गए और हमने उनको रोक लिया। उस्मान भैया अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, और आपका शुक्रिया सर, आप हमारे रोकने पे रुक गए हैं जी। और ईद का दिन अब तो लाइक गुजर गया ऑलमोस्ट सारा, लेकिन वैसे कैसा गुजरा और कैसी गुजर रही है ईद आपकी? मतलब जैसे कि आपको पता है बड़ी ईद है, और इसमें ज़्यादातर टाइम तो आपका कुर्बानी पे लग जाता है, और मतलब ज़ाहिर है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। आजकल जैसे कसाई जो हैं वो मतलब उनको पहले ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, और उसके बाद फिर करवाना जानवर को एक ज़िबा, ये एक बहुत लंबा टास्क है। तो बड़ी ईद का काफ़ी टाइम जो है वो इसी एक्टिविटी में गुजर जाता है। उसके बाद आसिम भाई जैसे दोस्तों को मिलने के लिए और बाकी दोस्तों को मिलने के लिए बंदा घर से निकल जाता है, तो बस अभी ऐसे ही मिलने मिलाने में गुजर रही ईद। ज़बरदस्त। अच्छा उस्मान भाई, आप लोगों की दोस्ती की क्या स्टोरी है, कैसे दोस्त बने आप लोग, कैसे ताल्लुक़ बना? थोड़ा सा आसिम भैया आप जो भी बताना चाहें। एक्चुअली आसिम भाई जो हैं ये समझें कि मेरे बचपन के दोस्त हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और हमारी दोस्ती को तकरीबन 25 साल हो गए हैं, और हम बैचमेट्स थे, हम दोनों ने इकट्ठे आर्मी में भी सर्व किया कुछ। अच्छा, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो उसके बाद आसिम भाई जो है वो सिविल सर्विसेज में आ गए, मैंने वकालत कर ली, लेकिन वो जो दोस्ती थी एक हमारी, वो अल्लाह का शुक्र है कायम है, और इंशाल्लाह कायम रहेगी। इंशाल्लाह जी, अल्लाह ये हमेशा कायम रखे। तो आप भी गुजरात से हैं? नहीं सर, मैं गुजरात से नहीं हूँ, मेरा ताल्लुक़ लाहौर से ही
ही है। अच्छा, आपका आबाई इलाका लाहौर ही है? जी, मेरा आबाई इलाका लाहौर। लेकिन वो एक जो प्रॉपर लाहौरी एक्सेंट होता है, जी जी, मैं वैसे चूंकि लाहौर का हूँ नहीं, लेकिन स्टिल मैं मेरे आप लहजे से मेरा एक्सेंट नहीं पहचान सकते, मेरे पास ये महारत है। लेकिन एक प्रॉपर जो लाहौरी एक्सेंट होता है वो मुझे आप में भी नजर नहीं आया। सर उसकी वजह उसकी असल में मेरे वालिद साहब का भी ताल्लुक मीडिया से ही है। वो पाकिस्तान टेलीविज़न में उन्होंने सर्व किया 40 साल, और उनकी पोस्टिंग डिफरेंट शहरों में रही, तो उसकी वजह से हम भी कभी लाहौर में, पेशावर में, कराची में, कोयटा में इस तरह फिरते रहे, कभी अब्बाटाबाद। यही वजह है जी, बिल्कुल एग्जैक्टली यही वजह है। और हमारे साथ एक और स्टार मौजूद हैं जी, अहद उस्मान साहब के साहबजादे हैं। और अहद, ये माइक अब आप अपने पास पकड़ लें। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? यार इतना क्यूट गुड लुकिंग बॉय हमने अपनी स्क्रीन पे मेरे ख्याल से पहली दफा दिखाया होगा। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस। ऐसा कॉम्प्लीमेंट बहुत रेयरली मिलता है, बट थैंक यू वेरी मच। यू डिजर्व दिस कॉम्प्लीमेंट। और आप स्कूल में हैं गालिबन अभी? हाँ जी, अभी लास्ट व्हिच स्टैंडर्ड? O3 which is 11th। ओके, O लेवल्स में, O लेवल्स कर रहे हैं आप। तो आगे क्या प्लान्स हैं? हो गए हैं? ओके, तो अब A लेवल्स के लिए मूव करेंगे? यस, A लेवल्स। ओके, तो क्या फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके? फ्यूचर तो जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुई थी कि मेरा प्लान है टू गो टुवर्ड्स द एक्टिंग एंड फिल्म डायरेक्शन की साइड, क्योंकि मैं पहले भी उसमें एक्सपीरियंस्ड हूँ और मुझे लगता है कि मैं दिस इज़ वेरी फन एंड आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है ये। इस तरह सारे करियर इस तरह नहीं बन पाते, तो मुझे लगता है कि दिस वाज द राइट चॉइस, और मैं अभी भी खुश हूँ कि कर रहा हूँ और मज़ा आता है, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू परस्यूइंग इट। इंशाल्लाह, और इट इज़ एक्चुअली अ फन थिंग। Yes. मैं भी जब तक मीडिया से एसोसिएटेड नहीं था तो तब तक मुझे डर लगता था। मैं कैमरा शाय, मतलब कैन यू बिलीव दिस कि अभी मैं कैमरे के सामने बैठ के पटर पटर कर रहा हूँ, और मैं एक टाइम पे कैमरे के सामने आ नहीं सकता था कभी। मैं इतना ज़्यादा कैमरा शाय था। मैं मेरे कॉलेज टाइम पे एक दफ़ा एक एज लाइव करने के लिए मेरे से किसी ने पूछा, एंड मैं विलिंगली चला गया आगे। जब कैमरा ऑन हुआ मुझसे नहीं बोला गया। फिर मेरे यूनिवर्सिटी टाइम पे इस तरह का इंसिडेंट हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने हिम्मत दी। फिर मेरे यूनिवर्सिटी ने मुझे थोड़ा सा करियर बनाने पे फोर्स किया, और उनका फोर्स करना, मेरे टीचर्स का फोर्स करना मेरे काम आ गया। और आज अल्लाह का शुक्र, आई एम डूइंग गुड, और अल्लाह आपको भी इंशाल्लाह ऐसी ही कामयाबियां देगा। मीनवाइल एक छोटी सी सजेशन, मैं आपका बड़ा भाई भी हूँ, और मेरी तरफ से ये है कि जो आपने मुझे शॉर्ट फिल्म का जिक्र किया, उस तरह की शॉर्ट फिल्म मैक्सिमम बनाएं, अपने लिए बना के रखें, कहीं अपलोड ना करें, लेकिन जरूर बनाते रहें। बिल्कुल, आपका एक कैमरा फोबिया खत्म हो जाएगा, कैमरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और एक्टिंग करने में आसानी हो जाएगी। एक्टिंग इज अ वेरी टफ टास्क। बिल्कुल, मतलब आप बाबा से कहीं थोड़ी सी एक्टिंग करके दिखाएं, मुश्किल हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल। मैं तो यही अक्सर लोगों से देखता हूँ कि लोगों को अपेरेंटली लगता है कि दिस इज अ टास्क जिससे कुछ ना हो ना, वो एक्टिंग कर ले या आर्ट्स कर ले, और ये ऐसा नहीं है। लोगों को ये रियलाइज तब होता है जब उनको खुद करनी पड़ती है, और उनको रियलाइज होता है। जिस तरह बाबा का अगर एक लॉ का कोई केस है, उसको उनको प्रिपेयर करने में कितनी रिसर्च लगी है, उस तरह एक ही एक्टिंग के रोल में जितनी रिसर्च उसके पीछे है, उस कैरेक्टर के पीछे, उसकी स्टोरी लाइन के पीछे, वो करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, और ये लोगों को रियलाइज नहीं होता। एक और छोटी सी बात, जब आप एक्टर अच्छे बन जाएंगे तो आपने एक बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी बनानी है जी, और वो बनानी है जी आसिम साहब, ठीक है, इनकी स्टोरी पे। सर, आपकी सबसे पहली पोस्टिंग कहाँ थी और कैसी थी? मेरी सबसे पहली पोस्टिंग जो है वो सिंध में शिकारपुर में थी, AC शिकारपुर। और उसी टाइम में मेरी जो है वो शादी हुई। तो आप ये कह सकते हैं कि जितनी मैंने पोस्टिंग्स जो है वो काटी हैं या पोस्टिंग्स जो है उन पे सर्व किया है, उतनी ही पोस्टिंग्स जो है ना वो मेरी फैमिली की भी जो है ना मेरी मिसेस की भी हो चुकी हैं। तो शिकारपुर, उसके बाद फिर सिंध में सखर में सर्व किया, गोटकी में सर्व किया, और उसके बाद पंजाब में चकवाल में सर्व किया, चनियोट में, और फिर जो है वो सबसे हार्ड एरिया आज तक आपको कौन सा मिला है? देखिए, शिकारपुर एक डिफरेंट और डिफिकल्ट डिस्ट्रिक्ट था लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। बहुत से वहाँ पे ऐसे नो गो एरियाज भी मौजूद थे कि जहाँ पे नॉर्मली जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो नहीं जाती। तो उस डिस्ट्रिक्ट को अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कमांड करने का भी जो है कुछ टाइम मिल गया, और मैं वहाँ पे ADCR भी रहा, AC भी और DC भी। तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक मुश्किल डिस्ट्रिक्ट है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। फिर ज़ाहिर है कि एक डिफरेंट कल्चर है ना सिंध। मैं अपने सिंध के टाइम को भी बहुत मिस करता हूँ। रीज़न बीइंग कि वो उनके कल्चर के अंदर बड़ी ही एक अफेक्शन और लव पाया जाता है, स्पेशली पंजाबी ऑफिसर्स के लिए। और हमें वहाँ पे समझे कि
लोगों का हमारे ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट होता था कि हमें काम करके मज़ा आता था। हमारे बहुत से ऐसे दोस्त जिन्होंने जो अभी यहाँ पे बड़ी सीनियर पोजीशंस पे हैं, जिन्होंने सखर में हमारे साथ काम किया, सर सुमैर, सर रफ़ाकत, डॉक्टर शाहजेब, सर मुबीन, सर इजाज़ रज़ाकी, सर नुमान मसूद, तो ये सारी वो मतलब 10-12 लोग थे कि हम लोग ईदों पे मिलना, रमज़ान की अफ्तारी पे मिलना, तो वो एक सखर के टाइम को हम सब जो है, डॉक्टर वहीद, हम सब जो है वो सखर के टाइम को जो है वो मिस करते हैं, सिंध के टाइम को मिस करते हैं। रीज़न बीइंग कि हमारा टाइम वहाँ पे बहुत अच्छा गुजरा और उस पोस्टिंग को हम इंजॉय करते हैं। उसके बाद शिकारपुर की पोस्टिंग तो एक टफ़ अदरवाइज़ थी। जिस पोस्टिंग को हमने इंजॉय किया वो चकवाल था। चकवाल इज़ अ ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट और जहाँ की लैंडस्केप जो है, मैं ये समझता हूँ कि ऐसे बहुत से इलाके हैं कि आप वहाँ से गुजर रहे हैं, आपको लग रहा है कि जैसे मैं किसी काउंटी के अंदर से गुजर रहा हूँ। हम अपने इलाकों को उस तरह से वो जो है ना वो एक्सप्लोर नहीं करते। इतने खूबसूरत रोड्स हैं कि अगर आप शिकारपुर से चकवाल से बोन रोड की तरफ से कलर कहार आते हैं, ब्यूटीफुल रोड। इसी तरह से जो चुआ सैदन शाह की तरफ अगर आप जाते हैं चकवाल सिटी की तरफ से, इतना खूबसूरत रोड है कि उस छोटे छोटे पहाड़ियाँ हैं, रिजेस हैं, इसके अलावा स्मॉल डैम्स हैं, दराबी डैम है, मतलब सिवाइक लेक है, बड़ी अच्छी खूबसूरत जो है वो वहाँ पे जगह मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने सारी पोस्टिंग्स को इंजॉय भी किया है। रीज़न बीइंग कि एक चीज़ मकसद में होती थी कि हमने लोगों को सर्व करना है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी स्पिरिट के साथ जो है हम काम कर रहे हैं। और उस्मान साहब के बारे में ये 25 साल का एक हमारा जो है वो दोस्त थी और उसको हम जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे हमने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में जैसे पहले दिन कदम रखा था और वो जो दोस्ती हमारी डेवलप हुई वो आज भी उसी तरीके से जो है वो कायम है। और ऐसे ही मैं अक्सर कहता होता हूँ, मैं भी थोड़े से अरसे के लिए हॉस्टलाइट रहा हूँ और मैं अक्सर कहता होता हूँ कि वो जो हॉस्टल की दोस्ती होती है या फिर जो कैडेट कॉलेज की दोस्ती होती है या स्कूल की दोस्ती होती है, कैडेट स्कूल की, वो ताहयात आपके साथ रहती है और वो सब दोस्तियों से, सब ताल्लुकात से डिफरेंट होती है। खैर, अभी हमारे पास चाय आ गई है, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, चाय आसिम साहब को पिलाते हैं और बाद में उनको किचन में लेके जाते हैं ये देखने के लिए कि उनको खुद क्या बनाना आता है। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद और आसिम भाई अभी किचन में आ गए हैं, हम भी उनके साथ किचन में आ गए हैं। वैसे तो भाभी की सरपरस्ती चल रही है अभी, जैसे भाभी हमें बताएंगे हम वही चीज़ बनाएंगे जी, लेकिन अभी सबसे पहले ये कबाब हैं, शामी कबाब, उनको फ्राई कर रहे हैं। अच्छा आसिम भाई, इससे पहले कितनी दफ़ा आपने ट्राई किया है कुकिंग? देखिए, मैं किसी वक्त ईद पे या छुट्टी वगैरह पे थोड़ी बहुत कुकिंग कर लेते हैं। चाय मैं शौक से बनाता हूँ। अच्छा, तो मेरे हाथ की चाय जो है वो घर वाले सभी पसंद करते हैं। अच्छा। और लेकिन थोड़ी बहुत कुकिंग जैसे कबाब को फ्राई करना है या राइस वगैरह बनाना है तो वो मैं बना लेता हूँ। वो बना लेते हैं, ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा, राइस भी बना लेते हैं माशाल्लाह? जी, मैं राइस भी बना लेता हूँ, लेकिन उसके लिए ऐसा वो टाइम थोड़ा सा आजकल वो कम मिलता है। और जो फ्राई करने वाली चीज़ें होती हैं जैसे पकोड़े हैं, जैसे मतलब जो है ना शामी है, इस तरह के छोटे छोटे काम जो है वो मैं कर लेता हूँ। कर लेते हैं। और मेरे ख्याल से बहैसियत डीजी फूड अथॉरिटी, ये तो सारे शहर का जहाँ पे आप खाना और खाने का मायार सही करवा रहे हैं, वहाँ पे खुद मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़रूरी भी है कि खुद बना के भी देखें कि क्या चीज़ कैसे सही बनती है कैसे नहीं। हम सर आपके साथ ही, आपकी टीम के साथ ही एक दफ़ा एक जगह चले जी, वहाँ पे पकौड़े फ्राई करके एक बंदा दे रहा। तब डीजी आप नहीं थे, आपसे पहले की बात है जी। फूड अथॉरिटी की टीम के साथ हम चले गए, वो स्याह काला तेल था जी जिसके अंदर वो फ्राई कर रहा था। मैंने कहा यार ये ऑयल तो आपका ठीक नहीं है मुझे लग रहा है। कहता है भाईजान ठीक है। मैंने कहा नहीं, कहता हम तो डेली चेंज करते हैं। मैंने कहा मुझे आइडिया नहीं है डेली चेंज करना सही है या नहीं। खैर वो एक मीटर होता है, आपको नाम याद होगा, मुझे नहीं याद, जिससे चेक करते हैं। उस मीटर से उन्होंने चेक किया तो वो कह रहे थे कि ये एक्सपायर हो चुका है, वो सारा ऑयल उन्होंने गिरा दिया था। अभी वैसे तो ईद के दिन इस तरह की बात ऑफ टॉपिक थोड़ी सी हो जाएगी, लेकिन थोड़े से हमारे व्यूअर्स को ये भी साथ बताते चले कि मतलब एक ही ऑयल में कितनी दफ़ा चीज़ें रीफ्राई हो सकती हैं? देखिए, एक ही ऑयल में मैक्सिमम 3 दफ़ा मैक्सिमम। हाँ, ठीक है। उसकी वजह ये है कि वो यूज़ कुकिंग ऑयल हम इसको कहते हैं कि अगर आप
तीसरी से चौथी दफ़ा जब फ्राई करने के लिए उसको करते हैं तो उसके अंदर जो है वो उसकी जो TPM वैल्यू होती है वो ज़्यादा हो जाती है और वो आपके लिए मुख्तलिफ किस्म के ट्यूमर्स या इवन कैंसर का बायस बन सकती है। तो इस वजह से हम जो है यूज कुकिंग ऑयल के हवाले से हमारी रेगुलेशंस बनी हुई हैं कि जितने भी कमर्शियल लेवल के ऊपर जो है वो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो उन रेगुलेशंस के मुताबिक फिर उसको जो कंसर्न वेंडर होते हैं या उसके जो जिनके पास लाइसेंस होते हैं उनको वो फिर सेल करते हैं। ठीक है, फिर वो आगे से जो है उसका बायोडीजल बनाते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर भी हम जो है वो लेजिस्लेशन मजीद जो है वो कर रहे हैं। फेडरल हाँ। गवर्नमेंट का जो पेट्रोलियम डिवीजन है उसके साथ मिलकर भी हम जो फेडरल गवर्नमेंट के कुछ रूल्स बनने वाले वहाँ पे भी काम कर रहे हैं। तो लेकिन घरेलू सार्फिन के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो 3 दफ़ा से ज़्यादा जो है वो फ्राई नहीं करें। अगर वो 3 दफ़ा से ज़्यादा फ्राई करेंगे तो वो ऑयल जो है वो अच्छा नहीं होगा, उनके लिए कुछ जो है ना वो मसाइल जो है वो हो सकते हैं। तो ये चीज़ भी बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। और एक और चीज़ में आपके तवज्जो से तमाम घरेलू ख़वातीन मेरी बहनें जो है देख रही होंगी तो उनके हवाले से ये ज़रूरी मैं बताना चाहता हूँ कि हमने पंजाब फूड अथॉरिटी ने ऑनलाइन ट्रेनिंग ख़वातीन की फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू की है। उसमें जो है वो तमाम फूड सेफ्टी की जो मेजर्स हैं या इनके किचन के अंदर आपने फ्रीज़र में या फ्रिज में किस तरह से चीज़ों को स्टोर करना है, अपनी पर्सनल हाइजीन का किस तरीके से ख्याल रखना है, इसी तरीके से वर्क प्लेस हाइजीन का किस तरीके से आपने ख्याल रखना है। और इसी तरह से आपने जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है, यूज्ड कुकिंग ऑयल के हवाले से भी हम घरों के अंदर से भी उसकी कलेक्शन का एक मैकेनिज्म जो है वो लेके आ रहे हैं ताकि हमारी जो है ना फैमिलीज अगर उनको इन चीज़ों के बारे में आगाही होगी तो बच्चों की सेहत भी अच्छी होगी। ठीक है, हम अभी जी। अच्छा सर एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मैं एक दफ़ा आपको याद होगा हम एक साथ ही बल्कि गए थे एक दफ़ा एक रेड की फैक्ट्री में जहाँ पे जूसेस थे, फिर एक दफ़ा हमने एक रेड की फैक्ट्री में जहाँ पे काफ़ी केचप बन रहा था या सॉसेस बन रही थी। उसके बाद मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि इतनी गंदे एरिया में सॉसेस बन रही होती हैं। मैंने घर आके कहा कि आज के बाद केचप आप घर बनाया करें। आपको ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं फूड अथॉरिटी में आने के बाद पेश है कि यकीन उठ जाए ये इस तरह की चीज़ों से कि तो सब अनहाइजीनिकली बन रही होती हैं? देखिए जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं ना वहाँ पे कुछ इस तरह के इश्यूज होते हैं कि ऐसे लोग भी मुख्तलिफ सबर्ब्स के अंदर जो है इस तरह के काम करना शुरू कर देते हैं जिनके पास उसका जो है वो एक तो लाइसेंस भी नहीं होता और प्रोडक्शन के ऊपर हमारे लाइसेंस में थोड़ी सी हम जो है ना वो उसमें जांच पड़ताल ज़्यादा करते हैं कि क्या उनकी असेंबली लाइन है, क्या वो साइंटिफिकली चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हैं, क्या उनके वर्कर्स की फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग हो चुकी है। तो आपने भी जो हमारे साथ प्रोग्राम्स में देखा होगा तो वो केचप्स इसी तरह का कोई बना रहे होंगे, इसी तरह की कुछ नाकिसी चीज़ें जो है ना वो कर रहे होंगे। तो हम एनकरेज ये करते हैं, गाइड अपने जो जितने भी हमारे लोग हैं उनको ये करते हैं घरेलू ख़वातीन को कि आप जो ब्रांडेड हैं ज़ाहिर अगर उनको मार्केट मिली है तो उसकी वजह है बिल्कुल। हम किसी ब्रांड की वो उस तरह से तशहीर नहीं कर रहे, लेकिन पैकेज जो फूड होता है जो कि एक उसकी लेबलिंग के हमारे अलग से रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए होता है, जो प्रॉपर एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स होते हैं तो उनसे ही जो है वो प्रेफर करना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर कोई वो देखें कि किसी ने मिस ब्रांडिंग की हुई है तो 1223 हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पर हमें इत्तला कर सकते हैं 1223। अगेन दोबारा ईद का दिन है, आप भी खाना शाना खा रहे होंगे तो कर सकते हैं। भाभी आपके लिए एक छोटा सा टास्क मैं आपको देना चाहूँगा, हर संडे या जब भी इनको ऑफ मिला करे अब आपने रेगुलरली इनको सिखाते रहना, क्योंकि अगले साल हम दोबारा ईद पे आएंगे इंशाल्लाह। जहाँ पे भी हुए आप, अल्लाह करे लाहौर में पोस्टिंग रहे ना होगी तो जहाँ पे भी हुए हम आएंगे इंशाल्लाह। तो हम तब दोबारा सारा खाना इनके हाथ का बना हुआ खाएंगे और ये हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है और हमारी डिमांड भी है जी। ठीक है आसिम साहब, अभी हमारी मटन कढ़ाई जो है ना थोड़ी देर में बनने वाली है तो अभी हम आपको जो है ना सारी टीम को ये खाना खिला के जो है वो भेजेंगे। उम्मीद है कि जो है ना आपको अपनी भाभी के हाथ का खाना जो है और मेरे हाथ के कबाब जो है पसंद आएंगे। जरूर पसंद आएंगे इंशाल्लाह। हमारी भाभी के हाथ का खाना और हमारे भाई के हाथ के कबाब खाते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद और साथ उनका रिव्यू भी देते हैं जी किस तरह के तैयार हुए हैं किस तरह के नहीं।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद और खाना भी लग चुका है और आसिम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और खाना सबसे पहले जी ये मटन बिरयानी बनी हुई है, बड़ी बेहतरीन किस्म की मटन कोरमा बना हुआ है और मटन के कबाब, ये वो कबाब हैं जो आपको अभी हमने ख़ुद फ्राई करते हुए आसिम साहब फ्राई कर रहे थे और आपको हमने दिखाया है जी। सर ये कबाब सबसे स्पेशल होने वाले हैं जी आज के, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अभी कुछ भी हमने टेस्ट नहीं किया है, रिव्यू देंगे हम। आहद आपने मेरे साथ रिव्यू देना है, ठीक है? रिव्यू देंगे हम, लेकिन मैं रिव्यू से पहले ही बताने लगूंगा ये सबसे स्पेशल होने वाले हैं इंशाल्लाह। और साथ में ये सर कड़ी है, ये साथ में कड़ी है और है, ये भी हमारे घर की जो है ना वो एक स्पेशल डिश है। ये भी उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आपको अपनी भाभी के हाथ का खाना उम्मीद है पसंद आएगा और मेरे हाथ के जो है ना कबाब पसंद आएगा। सर ये इस पे तो मैं वेट कर ही नहीं सकता ना। सबसे पहले सर उस्मान साहब आप लें जी एक कबाब आप सबसे पहले चेक करें जी और मैं लेता हूँ जी प्लीज़, थैंक यू। आप सबसे पहले जी इस कबाब का आपको रिव्यू देते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से ये इसका जो भी बैटर सेटर या जो भी चीज़ होती है ये सारा तो पहले से तैयार होगा। आसिम साहब ने सिर्फ फ्राई किया, लेकिन उस फ्राई करने में कितनी मेहनत और मोहब्बत थी वो वैसे तो ऑन स्क्रीन आपको हमने दिखा दिया, टेस्ट करके हम आपको बताते हैं। सर एक और सवाल इसके साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, रोटी जो होती है ये गंदम के आटे की या वो जो रिफाइंड आटा होता है, सफ़ेद आटा होता है, उसकी या किस आटे की ज़्यादा बेहतर है सजेस्टेड है? देखिए दो चीज़ें, एक तो ये है कि इस पे कुछ फोर्टिफिकेशन के हवाले से भी हम काम करवा रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि कुछ हमारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, और कुछ लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं, बिल्कुल ऐसी है। तो इन दोनों लोगों के लिए जो है वो लो ग्लाइसेमिक वैल्यू की जो है ना आटा होना चाहिए, ठीक है। और मल्टीग्रेन भी लोग लेते हैं। हम खुद भी इसके ऊपर रिसर्च पंजाब फूड अथॉरिटी के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे कुछ डॉक्टर दोस्त हैं वो भी, उनको भी हमने इस रिसर्च पे जो डायबिटिक के ऊपर डायबिटीज के पे काम करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम ये समझते हैं कि प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई होना चाहिए, ठीक है। कि वो तमाम जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं उनकी नीड्स को पूरा कर रहे हों। जिनको फोर्टिफिकेशन की जरूरत है वो फोर्टिफाइड चीज़ें लें, ठीक है। जिनको डायबिटिक होने की वजह से मतलब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जो चीज़ें लेने की जरूरत है वो लें, जिन्होंने आम जो है वो फ्लोर यूज करना है वो उसको कर सकें। तो आपकी जो जितनी भी फूड है उसको डाइवर्सिफाई होना चाहिए, ठीक है। और वैसे थोड़ा सा अगर डाइट की लिहाज से देखा जाए तो एक मतलब आसान अल्फाज में मैं जानना चाहूँगा कि लेट्स सपोज में मेरी अपनी खुद की गंदम आ रही है और उसकी पिसवाई मैं खुद करवा रहा हूँ, तो एक बिल्कुल नेचुरल किस्म का जो मेरे पास फ्लोर आ रहा है, जो आटा आ रहा है, वो ठीक है मतलब डायबिटिक पेशेंट के लिए, या वैसे जो डाइट कॉन्शियस उन दोनों के लिए वो ठीक नहीं है। वो एक नॉर्मल शख्स के लिए जिसको डायबिटीज का नहीं है, जो है ना मोटापे का शिकार भी नहीं हो रहा, उसके लिए तो वो ठीक है। लेकिन जो कुछ स्टडीज हैं, इंटरनेशनल स्टडीज, वो भी ये रेकमेंड करती हैं कि उसके अंदर भी कुछ ना कुछ फोर्टिफिकेशन होनी चाहिए। यानी कि उसके अंदर आप विटामिन डी की फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, जिंक की कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है ना वो हमारी तरफ से भी रिसर्च हो रही है, कुछ इंटरनेशनल इदारे जैसे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ भी मिलके हम कुछ इस पे काम कर रहे हैं। कुछ काम इसमें केपी के गवर्नमेंट ने भी किया है। और जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए डॉक्टर्स यही सजेस्ट करते हैं कि वो मल्टीग्रेन आटा या जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फ्लोर है उसको इस्तेमाल करें। ज़बरदस्त। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था मेरे ख्याल से जो आज हमने ईद वाले दिन आपको बता दिया जी। साथ सर ये उस्मान साहब चलें जी, आप ट्राई करें मेरे साथ ही कबाब। आपकी 25 साल पुरानी दोस्ती है, मुझे नहीं पता पहले कभी आपने आसिम साहब के हाथ का कुछ खाया या नहीं खाया। आज हमने आपको उनका फ्राई किया हुआ तो कुछ खिला दिया जी। मैं ये कह रहा था कि आसिम साहब जो हैं घर पे तो डीजी फूड अथॉरिटी नहीं होते, तो अक्सर मैं आऊँ तो कभी हम इकट्ठे चाय भी बना लेते हैं किचन में ना। अच्छा माशाल्लाह। तो ये मैं चाहता हूँ कि अगले साल हम इंशाल्लाह आपसे भी दोबारा मिलेंगे, अगले साल तक ये चाय से थोड़ा सा लेवल बढ़ जाए, और मैं अगले साल एक और अच्छा मेरा भी फिर वादा है जी आपसे कि मैं तीसरा बंदा आपके साथ मैं शामिल हो जाऊंगा अगले साल। बिल्कुल, हम तीनों मिलकर कुछ बना लेंगे। मुझे तो सर कोई थोड़े बहुत हाथ पाँव मारने आ जाते हैं, मैं बनवा दूंगा कुछ। अगले साल बकरे की सब्जी बना लेंगे। बकरे की सब्जी बनाएंगे इंशाल्लाह अगले साल। घर पे आहत बाबा बनाते हैं कुछ? जी बिल्कुल बनाते हैं, और होता थोड़ा रेयर है क्योंकि ऑब्वियसली काम होता है तो वो टाइम कम मिलता है, लेकिन ऑन द हॉलीडेज ओकेजनली जब बनाते हैं तो बहुत अच्छा खाना होता है। अच्छा ज़बरदस्त। तो इसलिए बस इंशाल्लाह ये हम फिर आज आपको वर्ड ऑफ माउथ देते हैं। ज़िंदगी रही और पोस्टिंग भी लाहौर में रही, तो इंशाल्लाह अगले साल ईद पे हम
तीनों भाई मिल के आपको बकरे की सजी या कुछ और बकरे का जो अभी हम जज्बात में सजी बोल चुके हैं, मुझे नहीं पता तब तक यही जज्बात रहेंगे नहीं, जो भी इजीली हमसे बन सका हम खुद आपको बना के ऑन कैमरा दिखा के फिर खिलाएंगे जी। और अभी के लिए सर कैसा लगा है जी, ये रिव्यू दे दें आप। बहुत ज़बरदस्त, मतलब आसिम साहब ने पहले तो मैंने कबाब नहीं खाए मेरे हाथ के बने हैं, आज किए और मतलब पता चला कि इनके पास ये एक्सपीरियंस भी है। अब अक्सर फरमाइश करते रहे। इंशाल्लाह आपको कैसे लगे? वैसे तो मैं कबाब मैं इतना शौक से खाता नहीं हूँ, लेकिन आज वाकई में मैंने अभी ट्राई किया और तो ट्राई करना रियली गुड। हाँ नहीं वाकई में मैं तारीफ करता हूँ कबाब की, लेकिन थैंक यू जी। और अब हम आपसे चाहेंगे जी इजाज़त, और खाना हम खाना खाते हैं, इनको इजाज़त दे देंगे ज़रा, हम हमारे व्यूअर्स को इजाज़त दे दें, आप भी खाना खाएं, हमें भी खाना खाने दें। और वंस अगेन आपको मेरी तरफ से पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से, पर्सनली डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से, उस्मान साहब की तरफ से, सिटी 42 की तरफ से और तमाम लाहौर की तरफ से एक दफ़ा फिर ईद उल अज़हा मुबारक हो जी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।